तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसा काई कॉलेज डेंस होप सबके आप सब ठीक होंगे अपने अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। वेलकम बैक टू द बैक बेंचर्स। ओके सो आप सबका वापस से स्वागत है एक बार फिर से मेरी वीडियो में। जैसे कि हमने देखा कि हमने BHIC 132 जो बुक सीरीज हमने स्टार्ट की, ठीक है। हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हमने अब तक के 5 चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। जिसमें कि हमने मैक्सिमम अभी तक हमने, ठीक है। सो जिसमें भी तक हमने मैक्सिमम 5 पर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो जाकर उनको देख लो। ओके सो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने ये बुक BHIC 132 बुक का जो 6 चैप्टर है, द कदम्बास, चालुक्यास ऑफ बादामी, द चोलास एंड द होयसालास, ठीक है। सो आज हम ये अपने 6 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि ये वीडियो जो है ये बुक जो चैप्टर है, इस बुक की बात करें, इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर जो है ये भी बहुत ही लेंथी है। कहीं ना कहीं थ्योरेटिक बड़ा है, ज़्यादा थ्योरी है। और ऐसे बात है कि हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में नहीं पढ़ सकते। मुझे पता है कि जो आप कहीं ना कहीं वीडियो देख के अपना टाइम बचाना चाहते हैं, या फिर कभी अगर बुक में दिया तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है और उसके बेसिस पे हमको कहीं ना कहीं से सारा पढ़ना है। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, बाकी जो बुक्स में दिया वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरऑल हमारी नॉलेज के लिए ही बताया हुआ है। तो इसलिए मैंने सिर्फ कहीं ना कहीं जो बहुत ही ज़्यादा डीप या बहुत ज़्यादा वो है उसको कहीं ना कहीं सिर्फ थोड़ा ज़्यादा स्किप किया, बाकी हम पूरी बुक टू बुक लेके चल रहे हैं। ओके सो इसलिए ये वीडियो भी सिर्फ 2 पार्ट्स में आई है, ठीक है। सो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कदम्बाज और चालुक्यास के बारे में। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप कि आप BHIC आई होप कि अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं या फिर अभी हमने जो जर्नी स्टार्ट की है, आई होप कि आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है और आप इसको आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा और आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे अपना टाइम निकाल के। ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक कदम्बास के बारे में। ओके सो मेन बात यह है कि मैं आपको तो बता देता हूँ कि जो मेन टैलेंट है, जैसे आपको पता है कि ओवरऑल अगर अभी आप 12 के बाद अगर आप BHIC 132 पढ़ रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे, तो आपको पता ही है कि कौन सी डेंसिटी है, किसके कितना इंपॉर्टेंस है। बट अगर हम जब बात करते हैं 12th या 12th लेवल की, तो अगर अपने आर्ट्स रखें तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी डेंसिटी जो है कि मेन होती है, ठीक है। जो कहीं जो जिनका बड़े टाइम से मेन का मतलब यह है कि किस डेंसिटी का कितना टाइम तक रूल रहा है और कितना डोमिनेट है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं जब BHIC 132 में, तो इसमें हर एक डेंसिटी के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाकर बताया, क्योंकि जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ जाएगी उतना आपको पता नहीं चले। लेकिन इसमें भी आपको इतना है कि जैसे अगर आपको ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं है या फिर अगर आपको ज़्यादा याद नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं। आप जो जैसे ये और भी कई सारे डायनेस्टी उनके बारे में आप नॉर्मली याद रखना है कि आपको उसका ओरिजिन क्या है, कहीं ना कहीं उसका फाउंडर क्या है और उसकी एक्सपेंशन क्या है, इतना सब कुछ याद रखना है। उसका उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस कहीं ना कहीं आपको सिर्फ मेन आइडिया होना चाहिए कि किसके बारे में क्या स्टोरी है, ठीक है। सो एक कदम्बास मेन, जैसे चोलास हो गया, पांड्यास, पल्लवास हो गया, गुप्तास हो गया, चालुक्यास हो गया, यहाँ पर ये जो मेन डायनेस्टी, क्योंकि इनका डोमिनेट बड़ा ज़्यादा रहा है। जिन टेरिटरी का इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं रहा है, जिन पर क्वेश्चन नहीं आ सकता, उसको आपको ज़्यादा अगर आपको याद नहीं होता तो उस पर आपको ज़्यादा प्रश्न डालने की जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं सिर्फ आपको उनका कॉन्सेप्ट रखना बेसिक, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी क्लास में पहुंच गए तो आपको इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मतलब इस टेरिटरी का क्या क्या ओरिजिन है, कहाँ से फाउंडर। ओके तो अभी तक अगर प्रीवियस की बात करें, तब तक हमने मैक्सिमम सारी डायनेस्टियाँ ही ओवरऑल पढ़ी ली हैं, उसकी कहीं ना कहीं हर के बारे में। तो आज पढ़ते हैं कदम्बास के बारे में, ठीक है। ओके Kadambas initially emerged prominent around Talgunda, modern Shimoga district in the northwestern Karnataka around 345 CE। ओके सो एक रफली के हिसाब से बताते हैं कि जो ईस्ट एरिया के नॉर्थन रीजन में कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि जो कदम्बास है उनका ओरिजिन इनका प्रोमिनेंट हुआ था, ठीक है। The center of their political activity was Banavasi region. That is why they are also commonly known as Kadambas of Banavasi, ठीक है। सो जो उनका जो प्रोमिनेंट जो एरिया था, ठीक है, जो जहाँ पर उनका ज़्यादा डोमिनेट था या फिर जो प्रोमिनेंट एरिया था, वहाँ पर जो बनावसी जो एरिया है, यहाँ पर जो प्रोमिनेंट एरिया था बनावसी, ठीक है, वहाँ पर उनका ज़्यादा डोमिनेट था, वहाँ पर उनकी ज़्यादा कहीं ना कहीं पावर थी, वहाँ पर ज़्यादा डोमिनेट थे। इसलिए उस उनको बनावसी का कदम्बास भी बोला जाता है, क्योंकि उस जगह पर उनकी ज़्यादा पावर थी। ओके इसलिए कदम्बास को बनावसी कदम्बास of बनावसी बोलते हैं। सो ये दोनों एक ही है, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ओके They were absorbed into Chalukyan polity under 6th century CE and became feudatory of Chalukyas and Rashtrakutas। कहीं ना कहीं इतना डोमिनेंट या इतना पावरफुल ना होने के कारण उनको 6th सेंचुरी के पास में आके चालुक्यास के अफिलिएटिव बनना पड़ा, ठीक है। कहीं ना कहीं चालुक्यास के अंदर आना पड़ा, राष्ट्रकूट के अंदर आना पड़ा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ये यहाँ पर साउथ वाला रीजन है, यहाँ पर किस तरह से राष्ट्रकूट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। राष्ट्रकूट कितना एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी, कितना डोमिनेट टेरिटरी, ठीक है। और नीचे से यहाँ पर चालुक्यास भी रहे। ओके सो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके बीच, इनके वारफेयर के बीच में आके कदम्बास जो थे वो फंस गए थे और ये उनके फेडरेटरी बन गए थे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो इनके अंडर आ गए थे। They once again emerged into prominence in the second half of 10th century CE। ओके बट हम बात करते हैं जब उनकी तो 10th सेंचुरी में कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी वापसी की। ओके सो 6th सेंचुरी में जो है कदम्बास वो कहीं ना कहीं उनके फेडरेटरी बन गए, लेकिन जब उनका अगर बात करें आगे, तो हम 10th सेंचुरी में उनको अगेन वो वापस आए, ठीक है, पावर में। Here we are not concerned with early Kadambas। ओके सो हमको अर्ली कदम्बास के बारे में इतना ज़्यादा नहीं मिलती इन्फॉर्मेशन या फिर इतनी ज़्यादा वो नहीं मिलती है। इंस्टेड द फोकस ऑफ आवर डिस्कशन विल बी ऑन द मेडिवल Kadambas who are prominent in the region during 13th century CE। in the 11th century there emerged two prominent group claiming Banavasi Kadambas lineage। ओके सो यहाँ पर बात ये हो रही कि जो फर्स्ट अर्ली कदम्बास है उसके बारे में हमको इतना सोचने नहीं मिलती है, इतना हमको इतना पढ़ने के नहीं है। जो जब हम बात करते हैं, क्योंकि जब जो अर्ली कदम्बास थे कहीं ना कहीं हार गए थे, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं जो 10th सेंचुरी में जो कदम्बास उन्होंने अपनी वापसी की, जो 10th सेंचुरी में उन्होंने वापसी की अपनी, ओके सो उससे हमको ये पता लगता है कि जो 10th सेंचुरी वाले कदम्बास थे कहीं ना कहीं पॉलिटिकली
हिस्टोरिकली डोमिनेंट थे या उनमें पावरफुल थे, इसलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। और बात करें जब 10 से 13 सेंचुरी के टाइम पीरियड के बीच में, तो हमको बनवासी के जो कदम्बास है उनके दो पॉलिटिकल जो दो प्रोमिनेंट ग्रुप देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कदम्बास ऑफ हंगल और कदम्बास ऑफ गोवा। ओके, आज के टाइम का प्रेजेंट, उस टाइम का दरबार करवार बेलगाम, ठीक है, दरबार डिस्ट्रिक्ट। सो यहाँ पर नॉर्मली इतना बताया कि अर्ली कदम्बास के बारे में हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन 10 सेंचुरी में जो कदम्बास थे उन्होंने वापस अपना जो 10 सेंचुरी के टाइम वापस कदम्बास ने अपना राइज किया, और उसके बाद 10 से 13 सेंचुरी के बीच हमको कदम्बास के दो प्रोमिनेंट ग्रुप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? कदम्बास ऑफ हंगल और कदम्बास ऑफ गोवा। ओके, बोथ क्लेम द टाइटल बनवासी पुराधीश्वरा। ठीक है, सुनना कौन सा टाइटल लिया था? बनवासी पुराधीश्वरा, सजेस्टिव टू देयर क्लेम ओवर कैपिटल बनवासी। ठीक है, द कदम्बास ऑफ गोवा गवर्न फ्रॉम चंद्रपुरा एंड गोपाकपटन चंद्रपुरा एंड गोपाकपट्टनम, वाइल कदम्बास ऑफ हंगल रिटेन देयर बेस एट बनवासी। सो जो कदम्बास ऑफ हंगल थे उन्होंने बनवासी में ही, जब हम 13 सेंचुरी के जो 10 से 13 सेंचुरी की भी बात करते हैं, तो जो कदम्बास ऑफ हंगल है, ठीक है, वो वहीं पर रिटेन उन्होंने बनवासी को की। लेकिन जब हम जो गोवा की बात करते हैं, तो उन्होंने चंद्रपुरा से गोपट्टा का नाम चंद्रपुरा से गोपट्टा का नाम तक अपना रूल किया था। ठीक है, The Kadambas of Bengal ruled around mid 9th century to early 13th century. ओके, हमने अभी देख लिया कि कहीं ना कहीं 9th से 10th सेंचुरी के उनका राइज होता है। सो 10 से अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 10 से लेकिन 13 सेंचुरी तक इनका रूल चलता है। ओके, ये मान के चलेंगे। विद देयर कैपिटल एट बनारसी, ऑब्वियसली बनारसी। ओके, द कदम्बास ऑफ गोपट्टनम, द कदम्बास ऑफ गोपट्टनम मॉडर्न आज के टाइम का गोवा बोलते हैं। ठीक है, गोपट्टनम बोलते थे गोवा का पहले। वर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग 11th सेंचुरी टू मिड 13th सेंचुरी। दे रूल्ड ओवर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गोवा, बेलगांव, धारवाड़ एंड पार्ट ऑफ नॉर्थर्न कनारा, कोंकण district of modern Karnataka. The founder of Kadambas of Gowa was शिष्टा फर्स्ट। ठीक है, सो जो कदम्बास ऑफ गोवा के कहीं ना कहीं हमको फाउंडर का नाम मिलता है, वो शिष्टा फर्स्ट मिलता है। हाउएवर द प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ कदम्बास ऑफ गोवा बिगिन विद गोवालदेवा फर्स्ट। शिष्टा फर्स्ट इज सन टू हिम goes the credit of bringing Lamka permanently under his jurisdiction. They finally lost the Chalukyas of Badami. They finally lost to the Chalukyas of Badami. So यहाँ पर ये बात कर रहा है नॉर्मली की जो कदम्बास ऑफ गोवा की बात है। ठीक है, तो उसमें उसको बात करता है जो शिष्टा फर्स्ट कहीं ना उसका फोटो माना जाता है, लेकिन जो अर्ली उसका जो सबसे पहले था वो कौन था? जो गुलदेव फर्स्ट था वो। ठीक है, जो शिष्टा फर्स्ट था वो कहीं ना कहीं इसका माना जाता है, लेकिन जो प्रॉपर जब कहीं ना कहीं अपने डोमिनेंस में आ गया था तब गुलवा देवा फर्स्ट के टाइम पे, क्योंकि जो इसका सन था गुलदेवा फर्स्ट जो था वो शिष्टा फर्स्ट का सन बेटा था। ठीक है, सो ये वही बात होगी जैसे मौर्य नंबर की, जब श्रीगुप्त जो है रियल फाउंडर ऑफ मौर्य नंबर, बट द रियल फाउंडर चंद्रगुप्त। ओके, क्योंकि पिता से जो बेटा कहीं ज़्यादा डोमिनेट है, वैसे इस शिष्टा फर्स्ट से ज़्यादा गुलदेवा फर्स्ट डोमिनेट है, इसलिए इसको कहीं ना कहीं रियल फाउंडर ऑफ कदम्बास ऑफ हंगल माना जाता है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किंग एंड हिज ऑफिशियल्स। ओके, यहाँ पर स्टार्टिंग लिखना बोल गया, यहाँ पर है किंग एंड हिज ऑफिशियल्स। यहाँ पर बात कर रहे हैं वापस कदम्बास की, किंग एंड उसके ऑफिशियल्स। ठीक है, द किंग वाज ऑल पावरफुल। ओके, ऐसी बात नहीं है, जो किंग्स थे वो भी जो किंग जो कहीं ना कहीं वो भी सारी पावरफुल ही थे। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मेडिवल कर्नाटका वाज द डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स। ओके, वेयर द किंग डेलीगेटेड पावर to all local chief feudatory who run almost parallel governments, maintain their own administrative setup and officers. There was a tradition of appointing Yuvaraja crown prince। ठीक है, जय केशी फर्स्ट assumed the title of कोनकादिशा कोनकान चक्रवर्ती और पश्चिम समुद्रधीश्वर। ठीक है, तो हम देखने बात करते हैं कि वेस्ट साइड आता है और ये गोवा का कहीं ना कहीं, गोवा अगर हम लड़ते हैं कि यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने आप को इस पश्चिम समुद्र का अपने आप को राजा बताता था। ओके, सो बात करें अगर हम कदम्बास के किंग्स एंड उनके ऑफिशियल की, तो ये बात करें जो किंग्स से कहीं कहीं पावरफुल है, लेकिन इनके टाइम पे किंग का जो सबसे प्रोमिनेंट है, इनका जो सबसे अलग फीचर ये था कि जो किंग ने अपनी जो पावर थी वो उनके जो लोकल लेवल पे जो चीफ्स थे, ठीक है, जो लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, उनके जो आगे सामंत थे उनको पावर अपनी दे दी थी। ठीक है, सो वो विलेज लेवल पे, गाँव लेवल पे अपनी एक अलग ही पॉलिटिक्स, एक अलग ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चला रहे थे। लेकिन देखो मेन कहाँ पर मेन हेड है किंग। ठीक है, लेकिन किंग ने अपनी जो पावर है वो लोकल लेवल पे दे दी हुई है। ओके, ये कहीं ना किंग को रिप्रेजेंट करेंगे और इन्होंने अपने लेवल पे अपने ऑफिसर भी बना दिए। ठीक है, मतलब ये नीचे लाइक रूल पे अपने लेवल की सरकार चला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि किंग ने इनको अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और यहाँ पर एक प्रथा थी कि जो किंग के बाद अपना क्राउन प्रिंस मतलब युवराज को भी कहीं ना कहीं अपॉइंट किया जाता था। ओके, सो जय केशी जो फर्स्ट था, जय केशी फर्स्ट उसने कौन कौन सा किया, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो जय केशी फर्स्ट ने मैंने आपको कौन का देश लिया, कौन का चक्रवर्ती मतलब, और पश्चिम समुद्र देश्वर वेस्टर्न का जो समुद्र है, वेस्टर्न का जो ओशन है उसका अपना प्रोल। ठीक है, गोवाला सेकंड हैड हिज ओन मंत्री परिषद। गोवाला सेकंड की बात करें तो उसका अपना मंत्री परिषद भी था। इन एन इंस्क्रिप्शन ऑफ 1054 CE विक्रमदेव इज डिस्क्राइब्ड एज महामंडलेश्वरा। ओके, विक्रम देव जो थे उनको महामंडलेश्वर भी का टाइटल महामंडलेश्वर माना जाता था। ठीक है, जो ओके, Shashtidev performed Tula Purusa and Ashwamedha sacrifices and paid visits to Somnath temple। So हम देखते हैं कि जो शष्टिदेव उसने तुला पुरुषा और अश्वमेधा यज्ञ भी परफॉर्म किया था। हमने प्रीवियस में पढ़ा हुआ कि अश्वमेधा यज्ञ क्या होता है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। ओके, सो उसने हमने देखा कि जो सोमनाथ टेम्पल है जो गुजरात में, कहीं ना कहीं उसने वहाँ पर भी विजिट किया था। ओके,
रीजन्स वर डिवाइडेड इनटू वैश्यास, जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मानियास, ठीक है। द लोएस्ट यूनिट वाज विलेज, ग्राम गवर्नड बाय ग्राम मुखिया, उद्रोगिया या गुवंदा गवंदा। दे मेंटेन देयर ओन आर्मी बाय परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन। महाजन वर इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ असेंबली। सही इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें से ये बताया भाई, ये जो विलेजेस थे कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के जो सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट थे। अभी तक से ये आपको बात पता हो जानी चाहिए, क्योंकि हर जगह पे यही जो ग्राम जो है वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के सबसे छोटे यूनिट माने जाते हैं। और वो ये बता रहे हैं कि जो जैसे कि किंग ने अपनी पावर दे दी है उनको, रूलर्स को लोकल लेवल पे, सो उन्होंने अपनी अलग ही आर्मी भी मेंटेन की हुई है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आर्मी इंस्टीट्यूशन भी बनाए हुए हैं। और जो विलेज लेवल के जो विलेज लेवल पे जो हेड है उसको बोलते थे उद्रोगिया। ओके, सो महाजन जो है वो भी एक जो विलेज लेवल पे असेंबली बनती है, सो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, महाजन्स भी। सो वो था सिर्फ एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन कदम्बास के किंग्स और ऑफिशियल्स उनके कैसे रहते थे, क्या उनका सिस्टम था। आप पढ़ेंगे उनके इकोनॉमिक्स ट्रेड सिस्टम, ठीक है। बोथ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड परफॉर्म द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। ओके, हमको पता कि किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का जो उसके बैकबोन होता है उसका ट्रेड सिस्टम है, कि वही उसका डिपेंड करेगी, वही इकोनॉमिक पॉलिसी डिपेंड करेगी भाई कि किस देश की, किस कंट्री की कितना, किस देश का कितना राइज हो रहा है। ओके, सो इतना राइज हो रहा है। ओके, रेफरेंस ऑफ त्रिभोगा सारावर्मशा and Talavariti land grant suggests presence of land holding by the individual and religious group. Kadamba ruler provide liberal grants to Jainas and Shaivas. Huzang attests to presence of number of Buddhist monasteries and mathas of Banavasi. ओके, सो इकोनॉमिक ट्रेड में ये बता रहे कि कहीं ना कहीं जो उनका रूलर है, जो किंग है, वो भी कहीं ना कहीं लैंड ग्रांट्स देता है। ओके, सो यहाँ पर मेन जैन्स की बात करें तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं गोवा नीचे साइड जैन्स की भी अपग्रेड है, बात करते हैं तो हमको जैन कल्चर भी देखने को मिलता है वहाँ पर। शिविज्म का जो है उसको भी कहीं ना कहीं उधर के रूलर जो है वो लैंड ग्रांट्स देते थे। ओके, Kadambas owed their prosperity largely to the maritime activities. The capital of Kadambas of Goa, Chandpur, was an important maritime center. Their important port, Ganak Devi, is modern Surat district, ठीक है, had contact with the East Africa coast. Jay Kirshi, first assuming the title of Pashtim Samudra Diksha, Lord of Western Ocean, suggests importance of oceanic trade in Kadambas economy. One of also finds strong presence of the Arab merchant in the region. Guhaladeva was saved by Muhammad Ali, an Arab merchant, during his pilgrim to Somnath. Ali's son Sandhana even received land grants, held administrative post and built mosque. सो जो कदम्बाओं का जो काफ़ी तक जो उनका राइज था, या जो उनका डोमिनेंस था, या फिर जो उनकी जो समृद्धि थी, ठीक है, कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक उनकी जो समुद्री गतिविधियां थी, जो समुद्री उनका ट्रेड था, उसके वजह से होती थी, ठीक है। सो जो कदम्बाओं का जो कैपिटल थी चंदपुर, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट पोर्ट बोल सकते हो आप, वो एक इंपॉर्टेंट समुद्री केंद्र बन गया था, ठीक है, क्योंकि जहाँ से उनके जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो ट्रेड सिस्टम था वो वहीं से होता था। सो अगर हम बात करते हैं जेकेसी फर्स्ट की, तो हमको उससे देखने को मिलता है कि उसने टाइटल लिया था, ठीक है, कि लॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न ओशन। सो हमको यहाँ से देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं उनका जो अरब के जो ट्रेडर्स हैं, या अरब के साथ कहीं ना कहीं उनका अच्छा ट्रेड सिस्टम चल रहा होगा। ओके, सो इसी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इनको इसकी एडवांटेज आप बोल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वेस्ट लेवल पे यहाँ पर गोवा जैसे हमको देखने को मिलता है कि सी साइड पे है। ओके, सो समुद्र के साथ पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इसलिए इससे उनको फायदा हुआ। ओके, सो और बात करते हैं हम जो गुहाला देव है, वो उसको बचाया गया था मोहम्मद अली की वजह से, ठीक है, जो कि एक अरब का मर्चेंट था, जो कि सोमनाथ टेम्पल में जो सोमनाथ टेम्पल के आया था। ओके, हम देखते हैं कि बाद में जो अली, और हम देखते हैं कि किस तरह से फिर राजा ने खुश होकर उसको लैंड ग्रांट दे दी, और उसने वहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी बनाई, मॉस्क भी बनाई, ठीक है। और बात करते हैं कि उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी एक जगह भी मिली, ठीक है, उसको एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक पद भी से हासिल हुआ। ओके, सो नॉर्मली ये था कदम्बास। ओके, अब बात करते हैं चालुक्य बादामी। ये तो मोस्ट यहाँ पर आपको बोलते हो ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार की अगर आप बात करते हो असाइनमेंट्स की, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आया हुआ, राइट नोट ऑन चालुक्य बादामी। सो इंपॉर्टेंट है। When Pallavan King Simhavishnu 500 to 580 C was busy expanding his territory, it was almost about the same time of Chalukyas of Badami started ruling in the northern Karnataka, with Badami Bijapur district at their capital. The founder of Pulketion's first, from 543 to 66, converted the hill near Badami into a strong force and launched their expansionist activity. The territory of Kadambas of Banavasi towards the south and that of Mauryas of Konkan on the west were soon conquered and annexed to their growing territory by Kirtivarman first. सो ऑब्वियसली हमने देखा कि पिछले कहीं इतने चैप्टरों में हमने चालुक्य बादामी के बारे में पढ़ा है कि हम कितने डोमिनेट। तो इसमें ये बात हुआ कि जो पल्लवों का किंग, तो जो हम ऑब्वियसली जो पल्लव थे वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट एरिया था, जो पल्लव थे वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट अपना डोमिनेंस रखते थे साउथ की टेरिटरी में। सो ये बात करें कि जो पल्लव का जो किंग था, जैसे में विष्णु 500 जिसका टाइम था, वो जब अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को बढ़ाने में जब बिजी थे, ओके, क्योंकि उनका ध्यान यहाँ पर उस टाइम चालुक्य बादामी पे नहीं गया था, वो यहाँ वहाँ अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे थे। तो ये वही टाइम पीरियड, सेम उसी टाइम पे जो चालुक्य बादामी ने मौका देखा और अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया, अपना एम्पायर स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
उन्होंने नॉर्थन कर्नाटका में अपनी स्टेट अपनी कैपिटल बना दी। ओके, सो नॉर्थन कर्नाटका में उन्होंने बीजापुर को अपनी कैपिटल बनाया और वहाँ से उन्होंने अपना रूल स्टार्ट किया। जो उनका जो फाउंडर था पुलकेशन ने जो जिसका टाइम पीरियड 543 से 63 तक चलता है, उन्होंने उसने एक पहाड़ी, सो पुलकेशन फर्स्ट ने जो बादामी जिसको बीजापुर बोलते हैं उसमें एक पहाड़ी को एक ऐसे स्ट्रॉन्ग किले में तब्दील कर दिया। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन था, क्योंकि यहाँ से ओबियसली नेचुरल प्रोटेक्शन होगी उसको पहाड़ों की, जंगलों की। सो उसने एक बीजापुर को एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल बना दिया। किसने? पुलकेशन फर्स्ट ने। ओके, तो यहाँ पर चालुक्यास की बात हो रही है कि किस तरह से चालुक्यास का राइज हुआ, क्योंकि एक बार और देखो साउथ में जो पल्लव का जो किंग है वो अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन में बिजी है यहाँ, क्योंकि एक बड़ा किंगडम वही सिर्फ चालुक्यास बादामी को उस टाइम पे हरा सकता था, लेकिन वो अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं बिजी है। और इसी टाइम पे हम देखते हैं कि चालुक्यास का राइज होता है और उन्होंने कर्नाटक के नॉर्थ में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसको अपना कैपिटल बना लिया है। और उसको एक जो हम देखते हैं कि वो एक पहाड़ी है, कहीं ना कहीं उन्होंने उस पहाड़ी को एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग किले में तब्दील कर दिया। ओके, सो उसने यहाँ से अब अपनी टेरिटरीज को भी एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया। उसके आसपास वाली जो कहीं ना कहीं कमजोरी थी, डोमिनेट नहीं थी, हमको देखने को मिलता है कि जो उसकी जो टेरिटरी थी जो साउथ में उसके कदम्बास को देखने को मिलता है। हमने पढ़ा कि कहीं ना कहीं जो उनका गोवा या साउथ में कदम्बास का रूल था, सो उसके नीचे साउथ में हम देखने को मिलता है कदम्बा जो कि इतने पावरफुल नहीं थे चालुक्य के कंपेरिजन में। और जो हमको देखने को मिलता है जो नॉर्थ में और हमको देखने को मिलता है जो वेस्ट में जो है वो कोंकण के मौर्यज वो भी इतने ज़्यादा डोमिनेट, इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं चालुक्य बादामी के कंपेरिजन में। सो चालुक्य बादामी क्या करता है, इन दोनों का कंकर कर लेता है, इन दोनों टेरिटरी को कंकर कर देता है और अपने आप में मिला देता है। सो कहीं ना कहीं यहीं से उनका राइज स्टार्ट हुआ था। ओके, सो कीर्तिवर्मन इन दोनों टेरिटरीज को अपने अंदर मिला देता है और यहीं से जो चालुक्य बादामी का राइज स्टार्ट होता है। ओके, it was, however, the region of Pulketion second 609 to 42 time period that the Chalukyan territory expanded to a large extent. The Ganga ruler of South Karnataka and Alupas of Western Coast South Karnataka district were made their subordinates. So हमको देखने को मिलता है कि जो चालुक्य जो पुलकेशन सेकंड, यस ये वही हैं जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। ऑब्वियसली हम अगर इसने हर्षवर्धन को हराया था तो हमको पता होना चाहिए कि इसकी कितनी ज़्यादा आर्मी टेरिटरी है, मिलिट्री टेक्निक्स कितनी होंगी और किस तरह का पावरफुल रोल था। यही बता रहे हैं कि जो पुलकेशन सेकंड के टाइम पे जो पुलकेशन सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल डोमिनेट रूलर था और इसके टाइम पे हमको देखने मिलता है चालुक्य बादामी की एक्सटेंट मिल जाता है, चालुक्य बादामी का एक्सपैंड मिल जाता है टेरिटरी का। ओके, तो उसने अपने आसपास के जो टेरिटरीज उनको भी अपना सबऑर्डिनेट बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, thus more or less the whole Kannada speaking area was brought under one rule. In the north the army went beyond the Narmada river to Malwa and southern Gujarat, where the Latas, Malwas and Gurjaras became submissive. Crawling all these, the Chalukya ruler came head on against the greatest northern adversary, Harsha of Kannauj, who was planning to attack the Deccan and won a decisive victory on the bank of Narmada. Ravi Kirti's whole inscription speak in the detail victory of Pulketion II over Harsha. After the victory, Pulketion II assumed the title of Parmeshwara. ओके, सो यहाँ पर ये बता रहा है कि इस इतने सब कुछ जद्दोजहद में शपथ होने के बाद ओवरऑल हम देखते हैं कि जो साउथ का जो ये एरिया, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सारा जो है चालुक्यास के अंदर आ जाता है। वो कहीं ना कहीं चालुक्यास का जो एम्पायर वो बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, सो नर्मदा रिवर जो हम बात करते हैं, ओके, सो नर्मदा रिवर तक जो है वो कहीं ना कहीं चालुक्यास का रूल चला जाता है। ओके, और ऊपर से जो नॉर्थ में बात करते हैं हर्षा की, हर्षवर्धन ओबियसली हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ कि किस तरह से हर्षवर्धन जो है वो भी कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग बना लेता है कि चालुक्यास कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा राइज करते हैं और वो प्लान बना लेता है कि वो कहीं ना कहीं चालुक्यास पर अटैक करेगा। लेकिन किसी कारण की वजह से हमको जब बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं रवि कीर्ति के इंस्क्रिप्शन की, तो उसमें हम देखने को मिलता है कि किस तरह से पुलकेशन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था। ओके, और फिर किस तरह से बाद में पुलकेशन सेकंड ने हर्षवर्धन को हरा के लॉर्ड ऑफ साउथ मतलब परमेश्वर का टाइटल लिया था। ओके, Pulketion II tried to control the whole of Deccan by undertaking an expedition into eastern Deccan and coastal Andhra, comprising the deltas of Krishna and Godavari river. This brought him into conflict with Pallavas and who had been trying to control delta for more than a century. ठीक है, obviously यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो चालुक्य बादामी है वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि कहीं ना कहीं जो है उन्होंने यहाँ पर जो है और बाकी टेरिटरी हम बात करते हैं कृष्णा रिवर गोदावरी रिवर डेल्टा की, तो ठीक है वहाँ पर भी उन्होंने अपना कंट्रोल लेना चाहा। ठीक है, लेकिन जब वो बात करते हैं इतने बड़े एम्पायर के, वो कहीं ना कहीं पूरे साउथ को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर और भी ज़्यादा पावरफुल डेंसिटीज हमको देखने को मिलती है, जैसे कि बात करो पल्लवास की, तो जो पल्लवास है वो भी कहीं से पूरे शताब्दियों से वो भी इस एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टेरिटरी भाई, कहीं ना कहीं से यहाँ पर छोटे छोटे ट्राइब्स हैं या फिर और भी डायनेस्टियाँ हैं, पल्लवास, पांड्या, चोलास, ठीक है। सो इतने ज़्यादा हैं कि कहीं ना कहीं एक पूरे साउथ पे एक रूल का एस्टैब्लिश होना काफ़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं बहुत बड़ी से बड़ी डायनेस्टीज आई हैं लेकिन पूरे पे कंट्रोल नहीं सकते, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं तो कोई और बैठा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि चालुक्यास कहीं ना कहीं अटैक बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं गोदावरी ठीक है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को रूल करने की कोशिश करते हैं, कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है पल्लव्स हैं, ओके, उनके बीच में रिस्ट्रिक्शंस। सो उनकी यही प्लानिंग उनको पल्लवों के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट मिल जाती है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, the Pallava contemporary, was also an ambitious king. In the ensuing encounters, the Pallavas suffered defeat and the Chalukyas army penetrated deep into the Pallava territory, almost up to the capital of Kanchipuram. Soon after this Pulketion II put up his brother Vishnuvardhan to rule over Andhra Pradesh, and this played a payoff for the new long-lasting dynasty called Eastern Chalukyas, serving the central Godavari Krishna delta. Okay, so काफ़ी जद्दोजहद के बाद फाइट कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो चालुक्यास ऑफ बादामी है वो क्या कहते हैं
यहाँ पर अपना आंध्र प्रदेश जहाँ पर जो है पल्लव की जो डायनेस्टी है वहाँ पर एस्टैब्लिश उसको कंट्रोल कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम बात करते हैं तब वो चालुक्यास अपनी टेरिटरी बनाते हैं। सो यहाँ पर तक हमको बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं चालुक्यास ऑफ बादामी, चालुक्यास ऑफ वातापी। सो ये यहाँ पर दो है टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद महेंद्र वर्मन जो फर्स्ट है, उसके बाद वो अपना भाई को वहाँ पर भेज देता रूल करने के लिए। ओके, सो अब यहाँ पर बात करते हैं गोदावरी डेल्टा भी उसके कंट्रोल में आ गया है चालुक्य डायनेस्टी के बाद। तो चालुक्य डायनेस्टी वैसे हमको देखने को मिलती है कितनी पावरफुल होगी आप। ओके, सो ये था चालुक्य डायनेस्टी के बारे में ओवरऑल एक्सटेंड ज्योग्राफिकल एक्सटेंड। उसकी चालुक्य की पॉलिटी पढ़ लेते हैं कि कैसे उनकी पॉलिटिकल सिस्टम था, ठीक है। द डेक्कन किंगडम ऑफ चालुक्यास एंड राष्ट्रकूट्स वर पॉलिटीज बेस्ड ऑन द ब्राह्मणिकल सोशियो पॉलिटिकल ऑर्डर एंड इंस्टीट्यूशन लाइक ब्रह्मदेया एंड द टेम्पल्स, बट रिमेन्ड अ लॉजली knit samanta type of feudatory states where crisis was built into very nature of feudatory system, with ranking among the chief shapes and authority power structure in which the scale could especially be titled on one of the other chiefs with military capabilities. ओके, सो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि ब्रह्मवादी सामाजिक राजनीति गतिविधि देखने को मिलती है, टेंपल बिल्डिंग देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं इनका उस बेसिस पे इनकी पॉलिटिकल सिस्टम चलता था, ठीक है। यहाँ पर हमको फीडरेटिव सिस्टम देखने को मिलता है कि वन ये जो एक जो कि कहीं ना कहीं एक रीजन बताता था कि कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम बचा था, ठीक है। बस देयर वाज हार्डली एन स्कोप फॉर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन टू डेवलप। सो इससे हमको पता था कि बड़े ही कम चांसेस थे कि ये सेंट्रलाइज बने, क्योंकि ये फीडरेटिव सिस्टम हम देखें बात करते हैं या फिर ब्रह्मवादी या फिर हम टेंपल बिल्डिंग बात करते हैं, ठीक है। तो देयर वाज अ सेंट्रलाइज टैक्सेशन सिस्टम एंड हायरार्किकल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। लेकिन हमको देखने मिलते हैं कि ये जो टैक्सेशन सिस्टम था वो किस तरह से हायरार्किकल था, और जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, बट हम देखते हैं कि किस तरह से एक हेरिडेटरी नौकरशाही यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, there was no proper standing army except the royal troops at the capital, and was smaller group of fighters in the neighboring region had under control of member of royal families. Some were placed at strategic point in the transit zone and buffer zone held by feudatories or smaller powers, owning alliance the main dynasty zones leading to the more powerful neighbors in the Tamil and Andhra region. और यहीं पर बता रहा है कि जो मेन है, जो उनकी जो मिलिट्री का ट्रूप्स था वो कहीं ना कहीं जो उनकी जो फैमिली में जो मेन और भी रॉयल पीपल्स रहते थे, ठीक है। उनके कंट्रोल में कहीं ना कहीं रहता था, और जो उनका जो आर्मी का जो मेन ट्रूप्स था कहीं ना कहीं उसका जो एक टुकड़ी आप बोल सकते हैं, एक हिस्सा जो कहीं ना कहीं उनके साथ रहता था, और बाकी जो है वो कहीं ना कहीं नेबर स्टेट्स या बात करते हैं वहाँ पर तैनात रहता था। ओके, सो इनकी किंगशिप पढ़ते कि इनकी किंगशिप कैसी थी। ओके, इनका टाइम पीरियड कैसा था। High sounding titles were used by rulers to express their very uncertain power. The titles of Chalukyan king were as follows: सत्य श्रेया, श्री पृथ्वी वल्लभ, महाराजा परमेश्वरा। सो अपने हाई साउंडिंग टाइटल्स ऑब्वियसली ये भी यूज़ करते थे अपनी पावर को दिखाने के लिए। ओके, इट वाज नॉट सेंट्रलाइज किंगडम। ऑब्वियसली हमको पता है कि जिस तरह से उनकी पॉलिटिकल सिस्टम उस तरह से नहीं कि सेंट्रल पॉलिटिकल सेंट्रलाइज किंगडम था, ठीक है। वी डू नॉट फाइंड रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट इट सीम दैट द रॉयल फैमिली वाज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ ऑफिशियल पोजीशंस। ओके, सो हमको यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, या कोई ऐसा सिस्टम नहीं देखने को मिलता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ठीक है। लेटर द ईस्टर्न चालुक्यास किंगडम एंड अदर किंगडम्स डेवलप्ड ड्यू टू दिस पॉलिसी, दे emerged offshoots of original Chalukyas of Badami inscription give us information about the administrative system. Rajasthivaram Divisionipatis and writers of king's order related to grant on stone and copper plates were important administrative personals, and they held the position of Mahasandhi Vigrahika, ठीक है, ऑफिस इन चार्ज ऑफ पीस एंड वॉर हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। दी डिवीजन मेंशनड इन दी एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स और राष्ट्र एंड वेश्या। ओके ओके, सबको यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो ये टेरिटरी है ये डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका हमको दूर दूर तक नहीं पता लगता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसका क्या सिस्टम है। और हम देखते हैं कि जो ओबियसली जो रॉयल फैमिलीज हैं उन्हीं को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, और रॉयल फैमिलीज है उन्हीं को ज़्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिट दिए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में उनको उपाधियाँ दी जाती हैं, ठीक है, उन्हीं को। और हमको देखने को मिलता है जो इसी रूल की वजह से जो प्रीवियस जो ओरिजिनल चालुक्य बादामी है वहीं से एमर्ज होकर इसी सिस्टम से हम देखते हैं कि ये भी अपग्रेड होता है, ये सिस्टम भी जो चालुक्य वातापी है ये भी एमर्ज होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से वो भी इसी सिस्टम से इन्फ्लुएंस होते हैं, और वहाँ पर भी हमको ऐसा कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। हमको जो शिलालेख जो इंस्क्रिप्शन है वहीं से इसके बारे में रेफरेंस मिलता है, वहीं से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। महासंधि विग्राही का जो इनके जो पोजीशन उनके जो टाइटल जो उनके एक ऑफिसर होता था उसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में हमको देखने को मिलता है कि वो पीस और वार टाइम का जो इंचार्ज है और वही सारी की रिकॉर्ड्स रखता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। हमने इससे पहले भी हमने पढ़ी किंगशिप की, ठीक है, चालुक्य के टाइम पीरियड की किंगशिप कैसी थी, किस तरह से मतलब डिसेंट्रलाइज एयर था, ठीक है। जो रॉयल फैमिली के जो उनके रिलेटिव्स थे कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा ऊपर आने का चांसेस दिया जाता था। ओके, द ऑफिसर विद इंप्रेसिव डेजिग्नेशंस लाइक महासंधि विग्राहिका, महादंडनायिका एंड सो ऑन वर अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द किंग्समैन ऑफ द रॉयल फैमिलीज एंड इवन फ्रॉम अमंग द लेसर चीफ्स एंड फीडेटरीज। गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल कैन बी लोकेटेड इन रीजन्स कॉल्ड वैश्य राष्ट्र एंड देश। हमने पहले वर्ड ले गया उनको वैश्य राष्ट्र देश बोल जाते हैं। और ये भी बताने देखने को मिला कि जो हाई साउंडिंग टाइटल्स जो थे, हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक जैसे महासंधि विग्राहिका, महादंडनायिका और भी सारे हमको देखने को मिलते हैं, वो भी जो रॉयल फैमिलीज हैं उन्हीं में से किसी को मिल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमको यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ऐसे देखने को मिलती है। ओके, सो जो ग्राम्य देश का जो कहीं ना कहीं हेड वो अपॉइंट करते थे उसको बोलते थे विषयपति, ठीक है, या देश अधिकारी, ठीक है। वाइल द ग्राम ऑफ विलेज वाज रन बाय महाजन्स, जो कि जब हम बात करें गांव की तो वो गांव को महाजन्स चलाते थे, ठीक है। कंट्रोलिंग लैंड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सो क्योंकि महाजन्स जो है कहीं ना कहीं उनके पास लैंड लाइक आप जमींदार बोल सकते हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वही विलेज के हेड होते थे क्योंकि उनके पास जमीन से ज़्यादा वगैरह होती थी। In most cases, these divisions were not created by central authority.
but where those spontaneous evolved regions which were recognized as such by the ruling powers, the center of power shifting according to the change in the dynasties which acquired a hegemonic control over certain core regions and territories. Hence, these polities may best be understood as loosely it chiefsmen under the more powerful dynasties rule control. With the monarchy supported by Brahmanical order and institution means it was scale of formation which had potential of tilting in favor of might among the ruling powers. ओके सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें आपको सिर्फ इतना नॉर्मली देखने की बात है कि किस तरह से मतलब वही हेरिडेटरी चल रहा है जो किंग है या फिर उसको रॉयल फैमिली को बनाया जा रहा है। ओके, जो ग्राम उसको उसके बाद जो उसके लोकल लेवल पे जो यूनिट्स हैं देश हैं उसको ग्राम में बताया गया और जो ग्राम का जो हेड है वो ग्राम अध्यक्ष है ग्राम। ओके, और हमको देखने को मिलता है कि जो महाजन है वही लैंड को कहीं ना कहीं वही गाँव को जाते हैं क्योंकि बस लैंड सिस्टम ज़्यादा देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं वही लैंड का ओनर है। ओके, अब बात करते हैं चोलों की जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ के इस टाइम पे क्योंकि इन पर हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसमें आप ये लेके चलो कि इसमें भी क्वेश्चन आ ही जाएगा। ओके, the Cholas was the most powerful and the peninsular polity with the Kaveri Valley as nucleus of their power, succeeded in establishing the most enduring region state in the Tamil macro region। हमको देखने को मिलता है जो चोलों का टाइम पे जो चोलों का एरिया है वो यहाँ पर है। ठीक है, सो साउथ में बिल्कुल एंड में देखने को तो जो मोस्ट पावरफुल है पेनिसुलर एरिया के हमको देखने को मिलते हैं जो सबसे टेरिटरी है वो चोलास मिलती है। ओके, उनकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन क्या Cholas as a ruling power rose to eminence in 9th century CE when Vijayalaya seized Tanjore from a feudatory chief of the Pallavas called Mutarias. ठीक है, henceforth the Cholas were able to establish control over Pallava territories and subdued the Indian power. The Chola state stood on a firm footing, deriving subsistence from the resources pocket located into the fertile and rich area of Kaveri Valley. In this period, Raja first and subsequent period, various feudatory chiefs were subjugated, and the earliest category of Nadu was regrouped into Valanadu and was placed under subdued chiefs. The landed magnates were also incorporated into a state system and were provided prestigious titles and were assigned administrative and military duties, which include collection and assessment of the land revenue system। यहाँ पर हमको देखने मिलता है कि किस तरह से चोला से राइज में आए जब उन्होंने कि पल्लव के जो रीजन जहाँ पर तंजौर में जो पल्लव का जो कहीं ना कहीं रीजन था उन्होंने उसको डिफीट किया, उनको हराया और उस तरह से उसने उसको एक्वायर किया। उसके बाद उन्होंने किस तरह से पांड्यंस को भी वहीं से डिफीट किया और वहीं से उन्होंने टेरिटोरियल एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी और कहीं ना कहीं वो डोमिनियंस में आने लगे। ओके, चोला कॉपर प्लेट एविडेंस रेफर्स टू द फॉलोइंग वाइल एक्सिक्यूटिंग द लैंड ग्रांट्स। ठीक है, तो हमको जब बात करते हैं जो चोला के टाइम जब लैंड ग्रांट्स दी जाती थी कहीं ना कहीं उसको किस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। नतार ब्रह्मदीय किलवारा एंड और ठीक है, नटार वर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नाडू लोकली द ब्रह्मदीय कलिवारास वर द ब्राह्मणा डोनीज ऑफ ब्रह्मदियास लैंड गिवन टू द ब्राह्मणास। मैंने आपको पहले बताया कि ब्रह्मदियास का कल क्या होता है। ठीक है, नागरतारास कंप्राइज्ड ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी एंड बिलोंग टू द नागुराम। ओके, Devdama, Palikanda, Kavi Marutu and have been identified as tax free villages. So ये जो ये है यहाँ ये जो है इनको टैक्स फ्री विलेजेस बना दिया था क्योंकि ये कहीं ना कहीं लैंड ग्रांट्स थे और हमको पता है कि लैंड ग्रांट्स पे टैक्स नहीं लगाया जाता है। ओके, Subrayalu has pointed out the matters were analogous to the Venavagal Urars peasant villages। ठीक है, since a number of Urs constituted a Nadu, Sabrayalu considered the village Ur as smallest component of the Nadu। ठीक है, हमको देखने को जो सबनारालू है वो जो विलेज है ना वो जिसको नाडू बोलते हैं उर है उर उसको सबसे विलेज जो सबसे छोटे यूनिट मानते हैं और उसको नाडू में बताते हैं। उसको उर को है ना कहीं ना कहीं वो जो विलेज को जो सबसे छोटा कंपोनेंट होता है और उसको एक नाडू का कंपोनेंट मानते हैं। ठीक है, as a constituent of administrative structure the Nadu was important but it incorporated and represented the Urs। Thus, in the territorial sphere, Nads comprised of Velagaret's villages. Namars were the important villages. It seems that the Ur being the common populace represented the section which was not illiterate. However, the inscription evidence related to lies which is found in the temples is attributed to the literate groups. The cultivators were generally referred as velas। ठीक है, so जो cultivators उनको velas बोलते हैं। Function of Ur include supervision of village land, activities related to the sale, purchase and gift। An important prerequisite for becoming a member of Ur was to be holder of land। From the inscription evidence we come to know that member of Ur also possess title like Udayan, Gilan, Velan। ठीक है, so Ur जो है एक important part है एक administrative unit का शो करता है। ठीक है, ओके, so उसका काम है लैंड की एक्टिविटी सुपरवाइज करना। ठीक है, जो है कहीं ना कहीं जो टैक्स मिलते हैं गाँव से उसको कलेक्ट करना। ओके, सो अगर आप ऊर के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको ऑब्वियसली होल्डर ऑफ लैंड आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। हमको देखने को मिलता है कि जो ऊर है वो उन्होंने बहुत सारे टाइटल्स भी लिए हुए कहीं ना कहीं। ठीक है, उद्यान, ठीक है, कल्याण, विलाना, ऑल दीज टाइटल्स पॉइंट टू लैंड होल्डिंग। ऑब्वियसली जो एक ऊर है जो एक ऊर होल्डर है उसके पास लैंड होगी। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जो लैंड का जिसके पास लैंड है कहीं ना कहीं जिसका जो लैंड होल्डर है वो ही टाइटल लेगा। ठीक है, दस द एपिग्राफिकल टेस्टिमोनी enables us to infer that Ur was the group assembly or non-Brahmana एंड लैंड होल्डर ऑफ विलेज। ओके, सो हमको देखने को मिलता है कि एपिग्राफिकल टेस्टिमोनी से हमको देखने को मिलता है कि जो उर्स या जो थे ग्रुप ऑफ असेंबली या जो ग्रुप था या जो असेंबली थी वो एक लैंड होल्डर्स का एक ग्रुप था। ठीक है, जो नॉन ब्राह्मण का था वो जो थे वो सारे नॉन ब्राह्मण थे, नॉन ब्राह्मण लैंड होल्डर्स थे विलेज के। ठीक है, ए नंबर Nadu was the smallest unit for revenue administration.
नाटू का नाकू ऑल रेफर टू रेवेन्यू ऑफ नाडू, ठीक है। तो ये जो हमको पता है कि नाडू जिसका मतलब होता है एक छोटा सा विलेज यूनिट, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का जो सबसे छोटा पार्ट माना जाता है, और जो नाटू रही वगैरह है। सो यहाँ पर ये हमको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ये जो विलेज लैंड जो रेवेन्यू है वो है, ठीक है। उसको जो विलेज लैंड रेवेन्यू कनेक्ट करते थे उसको माना जाता है, ओके। नाटू का नाकू वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाडू, द कलेक्शन एंड फिक्सेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ विलेज वॉज कैरिड आउट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नाडू while the where the villages were located where Ur exempted taxes, this got affected into the Nadu account। so जब उर्स ने जो जब टैक्स फ्री कर दिया, ठीक है, जब अपनी जो अमाउंट है टैक्स का वो जब छोड़ दिया, तो हमको ये बात जो है ये नाडू के इंस्क्रिप्शन नाडू के अकाउंट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। A number of officers were responsible for the administration in the Chola kingdom. Although there is no clear evidence of council of minister, but Udam Kotam seems to have served this purpose. Upward and downward mobility is noticed in the administrative hierarchy। ठीक है, हमको देखने को मिलता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के यहाँ पर भी हमको इतने अच्छे से देखने को नहीं मिलती कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर है या नहीं है, लेकिन हमको देखने को मिलता है कि जो उधम कदम्स हैं वही है। लेकिन हम देखते हैं कि जो उदान कोटम्स हैं यही इस पर्पस को कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहे हैं, और जो राजा के अब एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की के लिए में हमको देखने को बार बार देखने को मिलता है कि अपवर्ड डाउनवर्ड मोबिलिटी हो रही है, ओके। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल हिस्टोरियोग्राफी, पेरुंदानन एंड सिरुतरम वर हायर एंड लोअर कैटेगरी ऑफिशियल्स रिस्पेक्टली। हमको देखने को मिलता है कि पेरुंदानन और सिरुतरम जो है ये लोएस्ट कैटेगरी के ऑफिसर्स, जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी के ऑफिसर इनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेनापति कमांडर ऑफ ट्रूप्स हैड द मिडिल पोजीशन रेफर टू द सिरुदनापुत पेरुदनारम। सो यहाँ पर जो सेनापति है कहीं ना कहीं, तो जो सेनापति है सेनापति, ठीक है, उसको भी कहीं ना कहीं मिडिल लेवल की पोजीशन दी गई हुई है, ओके। उसको भी कहीं ना कहीं इतनी हाई लेवल की नहीं दी हुई है, वो मिडिल लेवल पे ही है। न्यायातार जिसको जजेस बोलते हैं, वर बोथ कैटेगरी। रिसेंटली हिस्टोरियंस हैव पॉइंटेड आउट दैट दीज डिविजन्स वर नॉट कंक्लूसिवली बोर्न आउट बाय एविडेंस। सो हमको इसका कोई इतना एविडेंस नहीं है कि, ठीक है। ऑफिशियल्स वर पेड बाय अलॉटिंग लैंड राइट्स, ठीक है। सो जो ऑफिशियल थे, जो उनके कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो उनके दरबार में काम करते थे, और उनको कहीं ना कहीं लैंड यूनिट्स लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, और उनके लिए लॉयल्टी रखने के लिए, उनके लिए उनके मतलब एक अपने टेरिटरी को सर्व करने के लिए उनको लैंड ग्रांट्स का गिफ्ट दिया जाता था, ठीक है, उसके जो ऑफिशियल्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव में। Tax on the land was lived in cash and kind both. Officials were referred to as holders, udayans of land. They could further sub-assign land or even sell it. Communal ownership was prevalent and customary rights of villagers were recognized. The lower unit of administration was the village. They combined to form a nadu. Obviously हमको पता कि जो एक किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम का जो सबसे लोअर यूनिट है, अभी तक कोई इतनी बार कितने 50-60 बार रिपीट हो चुकी है हर बार में कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे लोएस्ट यूनिट कौन सा होता है, नाडू होता है, ओके। वन नाडू कंप्राइज्ड ऑफ फ्यू नाडूज, ठीक है। सो एक दो नाडूज जब हम जो छोटे छोटे लेवल पे दो हम देखते हैं कि एक दो नाडूज मिल दो तीन नाडूज को मिला के एक कंपोनेंट बनता है, उसको बोलते हैं वल नाडू, ठीक है।